हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। स्पेशली कौन सा चैप्टर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब जरूरी, बेसिक, है ना। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। क्या है वो? सेल है। किसके साथ पढ़ रहे हैं आप? चलो आपको बताते हैं, डॉक्टर मुस्कान के साथ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स सेल। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, हमारी इस धरती पे कितनी तरीके के जीव रहते हैं, कितनी ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इतना छोटे भी हैं इवन जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते नॉर्मली। तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वैसे तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट का बना हुआ है, जिसे क्या बोला गया है? सेल। तो अब देखो, अब वही बता रहे हैं कि बेसिक तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके के हो सकते हैं, या फिर तो कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, या फिर कैसे हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। कैसे सेल के बने होते हैं? एक ही। यूनि माने वन, मल्टी माने बहुत सारे। ठीक है, मोर देन वन। समझिए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं। बोले तो उसमें सिर्फ एक ही सेल को सारा काम करना पड़ेगा। समझ गए? नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। समझ गए आप लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। अब देखो, एक ही सेल है, उसको अपनी लाइफ सस्टेन करनी है, बना के रखनी है, खाना पीना करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, सब चीजें उसे खुद को ही करनी है। तो सीधी सी बात है, तो एक ही सेल सारे के सारे ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सारी एक्टिविटीज सिर्फ वो एक सेल करेगी। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, क्योंकि वो एक ही सेल है। इसमें क्या होगा, जबकि एक सिंगल सेल, अब देखो एक ग्रुप है, एक ग्रुप होता है आपके, जैसे नॉर्मली आप देखोगे ग्रुप में कोई भी आपको प्रोजेक्ट दे देते हैं आपकी क्लास में, है ना, कि प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या कर लेते हो? आप डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, तुम ये प्रेजेंटेशन वाला कर देना, मैं ये बनाने वाला कर दूंगा। तो उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने काम को बांट लेते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी ही ले लो, क्या हमारी किडनी की सेल एक्सक्रीशन के अलावा कभी भी कोई भी अदर काम करती है? न्यूट्रिशन का काम करती है? नहीं। तो हमारी जीआईटी की जो सेल है, क्या वो डाइजेशन के अलावा एक्सक्रीशन का काम करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब क्या हुआ है? डिफरेंशिएट कर रखा है अपनी अपनी एक्टिविटीज को। तो वही बोला है, एक सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटीज करेगी या फिर एक ही एक्टिविटी करेगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्टिविटीज तो कुछ सेल्स को काम करने के लिए दे दी गई, और कुछ एक्टिविटीज कुछ सेल्स करती हैं। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्या बोलते हैं? इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है नो डिवीजन ऑफ लेबर? ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या आ गया? जबकि इसमें क्या है, हमारे पास परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग सेल्स क्या हो रखी है? स्पेशलाइज हो रखी है अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। अब आप देखोगे, मैंने अभी आपको सबसे सीधा सा एग्जांपल दिया कि हमारी किडनी की सेल क्या कर रही है? एक्सक्रीशन का काम कर रही है, जबकि न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी सेल्स है वो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज हो रखी है। हाँ, किडनी की सेल स्पेशलाइज हो रखी है, मतलब उसको पर्टिकुलर काम दे रखा है, तेरा काम क्या? एक्सक्रीशन का, तो तू क्या करेगी? एक्सक्रीशन ही करेगी। समझे? उसे बोला गया डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब अब काम करना था, उस काम को बांट दिया गया। डिवीजन मतलब बांट देना, लेबर मतलब काम को, है ना। तो सिंगल सेल में क्या कोई और कर सकता है काम? उसी को ही करना पड़ेगा, तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलेगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बजाय कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगी। हर सेल हर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो रखी है। समझ गए? नेक्स्ट, जो रिप्रोडक्शन होगी, अब वो भी सिर्फ एक ही सेल है वही करेगी, है ना। जबकि इसमें कुछ ही सेल, मतलब सीधी सी बात है, मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइजेशन हो रखा है, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स बनी हुई है। समझ गए? तो वही बोल रहा है, सिर्फ कुछ ही सेल्स होती हैं जो
क्या करेगी, कुछ सेल्स होती है जर्म सेल्स जो किसका काम करती है, रिप्रोडक्शन का, बाकी सारी सेल्स को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो होती है सोमेटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। सोमेटिक माने जो हमारी नॉर्मल बॉडी की मेंटेन रह रही है, इंटेक्ट रह रही है, उसका डिवीजन का कोई काम नहीं है, जबकि जर्म सेल जो फर्दर रिप्रोडक्शन में यूज हो उसे बोला जाता है जर्म सेल। समझे कि नहीं? अब जैसे कि आप सब लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन में हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर फीमेल की रिप्रोडक्टिव जो सेल है वो ओवा होती है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो स्पर्म होता है ना। तो वो कौन कौन सी है हमारे पास जर्म सेल, एक तो स्पर्म और ओवा। तो ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिन्हें जर्म सेल बोला जाता है, और जो जर्म सेल के अलावा जितनी भी सेल्स बची वो सारी क्या हो गई, सोमेटिक सेल्स। समझे कि नहीं? आया कि नहीं? अब आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी क्लियर हो गया है, हमने ये भी बता दिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से अलग है। अब लास्ट आप देखोगे इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट क्यों है जबकि इनका लाइफ स्पैन क्या है, लॉन्ग है। अब रीजन बताओ, कोई बता सकता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताओ, कोई बता सकता है? नहीं, चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, अब एक ही सेल है। अब आपको है ना ऐसे कह दे कि आपको सुबह उठना है 4 बजे उठते आपको चले जाना है काम करने के लिए, काम करके आप आते हो 4 बजे, फिर आपको खाना बिना दे, आपको खाना ले लेते हो थोड़ा बहुत, आप फिर फटाफट काम करते रहोगे, तो इससे मतलब आप 24 घंटे में आप अपनी नींद नहीं ले रहे हो, आप लगातार काम करते ही जा रहे हो, तो सीधे सी बात आप जल्दी थक जाओगे, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इससे अगले दिन, आज तो मान लिया आपने पूरा काम किया है, अगले दिन आपका काम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये सब तो आप जानते हो, नॉर्मली जानते हो ना। आप कहोगे मैम पहले दिन तो मैंने बहुत मजे से आराम से 1 घंटे में इतना काम कर लिया था और अगले दिन तो मुझसे थोड़ा सा भी नहीं हुआ उसका। वो क्यों? क्योंकि एक ही बंदे को इतना सारा काम दे दिया गया, पूरा ऑफिस का काम सिर्फ एक बंदा तो नहीं कर सकता, सभी को बांटा जाता है भाई, हाँ ये काम करेगा, ये काम करेगा। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या होती है, लॉन्ग, बजाय की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, और वैसे भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक स्पेशल सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स, जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, बजाय की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है हमारे पास, इनका डिवीजन कैसे होता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करती है। माना ये सिंगल सेल है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मटेरियल क्या करेगा, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होना शुरू होगा, डिवाइड होके लाइक ऐसे करके इसने डिवाइड होना शुरू किया, फर्दर इसने 2 डॉटर सेल्स बना दी, तो पहले वाला तो इंटेक्ट रहा ही नहीं, जैसे ही रिप्रोड्यूस हुआ पहले वाली खत्म हो गई सेल्स। जबकि हमारे अंदर हम रिप्रोड्यूस हुए हैं, हमारे मम्मी पापा तो जिंदा हैं, और कोई ऑर्गेनिज्म देखोगे तो उसमें उनके पेरेंट्स अलाइव रहते हैं, बजाय कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो खुद ही डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है। मैंने 2 रीजन बता दिए हैं आपको, ठीक है, समझ गए। तो अब रिकैप लेते हैं, हमने क्या डिफरेंस पढ़े हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स के बने हैं, ठीक है, इसमें सारी एक्टिविटीज एक ही सेल करेगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बजाय कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल्स बनी हुई होती हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। समझे? नेक्स्ट थर्ड क्या होता है, इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। क्यों होगा डिवीजन ऑफ लेबर? कोई चांस ही नहीं, क्योंकि सेल ये है कि एक ही को सारा काम करना पड़ेगा, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, हर सेल अपने काम को करने के लिए स्पेशलाइज है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही खुद को रिप्रोड्यूस करती है, बजाय कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका नाम है जर्म सेल, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, बजाय कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। बड़ा क्या, बहुत बड़ा होता है। समझे? हुआ कि नहीं क्लियर? थम्स अप। हुआ ना क्लियर?
चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो हमने आपने ये तो बता दिया मैम कि सेल क्या होती है, कैसे क्या है। अब ये कैसे डिस्कवरी क्या हुई ये देखते हैं। इसको खोजा कैसे, सबसे पहले किसने खोजा? हमारे रॉबर्ट हुक दादाजी थे, उन्होंने ये खोज निकाली। अब वो कैसे खोज निकाली ये देखते हैं। देखो रॉबर्ट हुक कब खोजी थी इन्होंने? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है क्या कब खोजी थी रॉबर्ट हुक ने? कब ढूंढी थी सबसे पहले सेल? डेट्स 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को ढूंढा। इससे पहले सेल का पता ही नहीं था होता क्या है, लेकिन इन्होंने भी सबसे पहले सेल को सेल नाम नहीं दिया। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा, है ना। चलो देखो इन्होंने खुद ने एक ऐसे नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप बनाया था, ऐसा ये देख पा रहे हो ना। आजकल तो ऐसे माइक्रोस्कोप नहीं है, आपने देखा होगा। तो इन्होंने खुद ने सेल्फ डिजाइन था इनका ये माइक्रोस्कोप, और इन्होंने ये सेल्स देखी। अब ये किस में देखी? इन्होंने जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल, स्लाइस, एक वो जो छाल को ऐसे काट के अलग से उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें एक ऐसे एक अपीयरेंस देखने को मिली। जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, उसमें से हनी कॉम्ब अपीयरेंस बोला जाता है जिसे। ऐसे तरीके के अपीयरेंस देखने को मिली, खाली डब्बे से देखने को मिले, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, है ना। किसको देखने को मिले? रॉबर्ट हुक को। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इन पर्टिकुलर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को यूनिट्स कह दिया, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को लिटिल रूम्स कह दिया। समझे? सेल का मतलब लैटिन में क्या होता है? लिटिल रूम। समझे कि नहीं? इन्होंने कहाँ देखा? इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। इन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। कहाँ देखे? कोर्क में, बार्क ऑफ अ ट्री में। जो बार्क ऑफ ट्री से मतलब छाल से हमने ली छोटी सी स्लाइस, उसको फिर रॉबर्ट हुक दादाजी ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उन्होंने देखा तो ऐसे तरीके की अपीयरेंस देखी, खाली खाली डब्बे से दिख रहे थे, उन्हें खाली खाली कंपार्टमेंट से दिख रहे थे। उन्होंने उसे नाम दिया क्या? लिटिल रूम्स। समझे कि नहीं? बोलो समझे कि नहीं? ये किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। अब ये बताओ कब? अब तो पता लग गया ना कब रॉबर्ट हुक ने पहली टाइम सेल डिस्कवर की। इट्स 1665। और एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, जो ये सेल डिस्कवर हुई है ये लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? कोई बता सकता है? बताओ। लिविंग थी? नहीं रे, ये नॉन लिविंग थी। कैसे मैम नॉन लिविंग कैसे बोल रहे हो आप? सेल तो लिविंग होती है। नॉन लिविंग ऐसे बोल रही हूँ क्या? इन्होंने क्या बोला? एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब अंदर कुछ है ही नहीं। अंदर कुछ है नहीं तो वो जिंदा नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी वो कैसी थी? डेड सेल्स थी। ये क्वेश्चन कभी भी कंफ्यूज मत होना। जबकि लिविंग सेल्स हमें किसने डिस्कवर की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। समझे? चलो देखो फिर बाद में सेल थ्योरी आती है। अब सेल को डिफाइन कर लेंगे, है ना। रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले स्लाइस ऑफ कोर्क में क्या देखी? एक सेल देखी। जो इनका माइक्रोस्कोप कैसा था? सेल्फ डिजाइन था। प्रिमिटिव मतलब काफी पुराने प्रकार का था, काफी ही पुराना। अब हमें तो पुराना लगेगा ही क्योंकि हमने तो बहुत एडवांस तरीके के माइक्रोस्कोप देख लिए हैं। जो हुक ने कैसी चीजें देखी? हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस, जो मैं आप लोगों को बता रही थी। या फिर पोरस मान ले, छेद नहीं होते, छेद होते हैं। पोर का मतलब ही क्या होता है? छेद। समझे? ये हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, या फिर ऐसा लग रहा है इसके अंदर छेद कर रखे हों, ऐसी अपीयरेंस देखने को मिली। किसको? रॉबर्ट हुक को। किसके अंदर? कोर्क ऑफ ट्री के अंदर। समझे? इन्होंने सबसे पहले ये चीज, इन्होंने इनको क्या कहा? यूनिट्स। छोटी छोटी चीजों को क्या बोला? छोटी छोटी यूनिट्स देखने को मिली मुझे। और ये इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया माइक्रोग्राफ या एक तरीके की बुक है उसके अंदर। समझे? नेक्स्ट सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को फर्दर सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि वो ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की बनी होती है,
पर्टिकुलर सारे साइज एक जैसे से होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इन्होंने लेकिन कैसी देखी थी, मैंने अभी बोला था आपको, इन्होंने किस तरीके की सेल देखी थी, डेड सेल्स। कैसी देखी थी, डेड सेल्स। कब देखी थी, 1665 में, समझे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कब देखी, स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क में देखा कि हमारे पास हनीकॉम्ब की जैसी या फिर पूरा स्ट्रक्चर वाली कुछ चीजें देखने को मिल रही है, छोटी छोटी यूनिट्स देखने को मिल रही है, जिन्हें बाद में क्या नाम रखा गया, सेल्स, समझे। अब नेक्स्ट ये देखो 1674 में, कब, 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का, थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, उनके कंपैरिजन में उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये देखो ये आया, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल, किसके अंदर, पॉन्ड, बोले तो तालाब के अंदर पहली बार लिविंग सेल देखने को मिली। किसने देखी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि जो सबसे पहले सेल देखी गई थी वो रॉबर्ट हुक ने देखी थी। कैसी देखी थी, डेड सेल देखी थी। जबकि जो बाद में सेल देखी गई किसके द्वारा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा, वो कैसी थी, लिविंग सेल थी, पहली लिविंग सेल किसने देखी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। अब याद रहेगा ना, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फिर फर्दर कुछ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जिन्होंने क्या क्या चीजें डिस्कवर की। फिर आते हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज देखी, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। कब, इस टाइम के बीच में, समझे, हुआ ना क्लियर, हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं जे परकिंजे। इन्होंने इस समय में क्या दी, प्रोटोप्लाज्म। अब बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया प्रोटोप्लाज्म, अब ये होता क्या है। अब देखो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी। डेड सेल देखी, चलो ठीक है, उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा सेल के अंदर। लेकिन एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा कि जो सेल है वो जिंदा है। जिंदा सेल देखी किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। उसमें से अब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। अब आपको लोगों को पता है आसपास का जो सिस्टम बचा, जो भी मटेरियल बचा, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, जो भी लिविंग सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब जैसे कि आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड मटेरियल, बोले तो किस किस चीज का बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। समझे, ये किन्होंने डिस्कवर किया, परकिंजे ने। समझे, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, परकिंजे ने। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। ये सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी। सबसे पहले दी थी हमारे पास स्केल्डियन और स्क्वैन की मिलके हमने थ्योरी बनाई, बट सबसे पहले स्केल्डियन है वो बताते हैं। वो एक तरीके के क्या थे, बोटनिस्ट। बोटनिस्ट आप लोगों को पता है क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों के बारे में पता है, समझे। तो सबसे पहले जैकोब मैथियस स्केल्डियन ने 1804 से 1881 के अंदर, इन्होंने, ये एक बोटनिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। तो बोटनिस्ट थे तो सीधी सी बात है प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, समझे। फिर बाद में हमारे पास आए थियोडर स्क्वैन। कब, 1839 में। जबकि इन्होंने कब दिया, 1838 में। जो स्केल्डियन है, जैकोब मैथियस स्केल्डियन, 1838 में बताते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल के बने हुए हैं। जबकि 1839 में थियोडर स्क्वैन बताते हैं, वो एक तरीके के जूलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों किस चीज के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। जो हमारे पास स्केल्डियन है वो तो बोलते हैं कि सिर्फ प्लांट्स हैं, वो सेल के बने हुए हैं। लेकिन जो स्क्वैन है वो और मॉडिफाई कर देते हैं, वो कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही किस चीज के बने हुए हैं,
सेल के बने हुए हैं। समझे? डन। ये हमारी फाइनली थ्योरी बनती है, ठीक है, कि जितने भी all living plants and animals are made up of cells. This is final theory given by both Skaldian and Swan. समझ गए? उसके बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करते हैं हमारे पास कौन से साइंटिस्ट? रुडोल्फ वर्जू। आर माने रुडोल्फ वर्जू। ये नए साइंटिस्ट आते हैं जो रिफाइन करते हैं, बोले तो मॉडिफाई करते हैं हमारी सेल थ्योरी को। समझे? इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और क्या कहा कि जो भी नई सेल आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ऑलरेडी प्रेजेंट सेल में से। समझे? अब ये बात कैसे? अभी मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया था ना, तब मैंने आपको एक ऐसा डिवीजन बताया था। ये देखो, पहले जो सेल थी उससे नई सेल बनी, है ना? इस चीज को किसने डिफाइन किया? रुडोल्फ वर्जू ने, कि न्यू सेल्स, जो नई सेल्स आ रही हैं, ये कहाँ से अराइज हो रही है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से एग्जिस्ट हो रही सेल से। समझे? चलिए, और इन्होंने इसको एक तरीके का, मतलब वो जैसे नहीं होते टैग दे देते हैं, इन्होंने इनकी लैंग्वेज में क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इस पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, एमसीक्यू हो गए, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और व्हाट इज इट्स मीनिंग? कि दैट इट्स मीनिंग इज ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। समझे? किसने दिया? रुडोल्फ वर्जू। समझे? क्लियर? अब देखो, फाइनली हमारे पास जो सेल थ्योरी बन के आ चुकी है, अब उसका निचोड़ निकालते हैं। तो अब वो फाइनली जो हमारी नई प्रॉपर सारी चीजों को मिला के जो हमारे पास सेल थ्योरी है बनी है, वो क्या कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस चीज के बने हुए हैं? या तो बने होते हैं सेल के, या बने हुए होते हैं सेल के प्रोडक्ट्स के। या तो खुद सेल है या उसके कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं। ये पहली बात। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, वो किसके अंदर हो रही है? सेल्स के अंदर हो रही है। ठीक है? और सेल्स को क्या बोला गया है? सेल्स को बोला गया है जी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको पता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। अब वो सेल किस तरीके से अरेंज हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। समझे? तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोला गया। और आप ये तो जानते ही हैं कि सारा काम किसका हो रहा है? सेल के द्वारा हो रहा है। तो इसीलिए सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए क्यों बोला जाता है सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? समझ गए ना? तो अब दो पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं। पहला पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सेल के बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा हमें बोलता है जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब हमने दो पोस्टुलेट कवर कर लिए हैं, पहला और दूसरा। नेक्स्ट आता है जितनी भी सेल्स होती हैं नई आने वाली, वो किससे आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कोई भी नई सेल्स अपने आप नहीं बन जाती। समझे? अब देखो, नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी नोवो, मतलब कोई भी नई सेल बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारे पास रुडोल्फ वर्जू दादाजी ने बताया था कि omnicellular e cellular means all new cells arise from the pre-existing cells। तो वही बात बोली गई है थर्ड पोस्टुलेट में, जितनी भी सेल्स होती है कहाँ से अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग से। समझे? अब हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करता है? सिंगल सेल से। ठीक है? हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है? एक सिंगल सेल से। सिर्फ एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, डेट्स वायरसेस। वायरसेस ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, क्योंकि इनका तो मैकेनिज्म ही अलग चलता है। समझे? हुई क्लियर? सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए, अब आपको पता है कि हमने सेल, जो हमारे पास सेल है, ये अब हम नॉर्मल तो देख नहीं सकते। मैम ये हाथ पे मुझे सेल दिख नहीं रही है, ये ऐसे थोड़ी ना दिखेगी, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इन छोटी छोटी चीजों को देखने में मदद करता है? दीज आर द
माइक्रोस्कोप्स। अब आपको पता है माइक्रोस्कोप भी काफी तरीके के होते हैं, मेनली हम दो तरीके के पढ़ते हैं, एक तो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से हम काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजों को देखने में सफल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अब जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से कोई भी सेल को अच्छे से देख लिया, उसके स्ट्रक्चर देख ली, नॉर्मल चीजें देख ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल के अंदर की भी छोटी छोटी चीजें आराम से देख पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये देखो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कितनी बड़ी सी मशीन है ना। इसमें हम इलेक्ट्रॉन गन का बोले तो मेनली इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स का यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप है, ये देखोगे आप सिंपल सा, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कौन सा, लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें हम किसका यूज करते हैं, लाइट का, समझे कि इसमें लाइट का यूज किया जाता है। अब आप ये देखोगे यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमने स्लाइड प्रिपेयर की होती है वो यहाँ रखी जाती है, फिर यहाँ से लाइट आती है, तो इस तरीके से हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप किसमें, इसके अंदर क्या होता है, ग्लास लेंसेज होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें बीम ऑफ लाइट का यूज किया जाता है, समझे, जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है बजाय की लाइट के। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन किसका यूज होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। लाइट से ही पता लग रहा है किसका यूज होगा, लाइट का, ठीक है। इसमें कोई वैक्यूम वगैरह कुछ स्पेशल मीडियम करने की जरूरत नहीं है, जबकि इसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है, तो इसके लिए वैक्यूम बहुत जरूरी है, समझे। तो चलिए अब हम सबसे पहले हम खुद, अब इन्होंने तो देख लिया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कि कैसे सेल होती है, कैसे क्या होता है, अब हम कैसे देखते हैं। अब नॉर्मली स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट होता है कि जो अनियन होता है ना, अनियन माने प्याज आप लोगे तो उसकी जो एक लेयर उतारोगे ना, तो उसके ऊपर से व्हाइट वाली पतली लेयर उतारोगे, उसे लेके हम क्या करते हैं, स्लाइड पे माउंट कर देते हैं और उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें सेल देखने को मिलती है। यही वही एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा है कि हमने एक अनियन बल्ब लिया, उससे हमने फोर्सेप्स की मदद से वो पतली सी व्हाइट ट्रांसपेरेंट सी स्किनी सी लेयर उतारेंगे, हम पील ऑफ मतलब उतारेंगे, ठीक है। वो किस चीज की, वो क्या होती है, एक तरीके की एपिडर्मिस होती है, समझे। वो वैसे ही उतारेंगे हम, उसे किसके ऊपर रख देंगे, बैटरी डिश पे, किस पे रख देंगे, बैटरी डिश पे। फिर बाद में हम उसे क्या करेंगे, अच्छे से ड्राई सूखने देंगे और फिर उसको किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर माउंट करेंगे। माउंट करके हम क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और देखेंगे उस सेल की शेप कैसी है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं। ये हम एक तरीके का एक्सपेरिमेंट स्कूल में करते हैं, समझे। फिर बाद में से माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। इसमें पर्टिकुलरली हम किसका यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का। किसका यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का, समझे। आयोडीन सॉल्यूशन का आप बोलोगे मैम आपने तो बोल दिया आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं, उसको कलर देने के लिए, ठीक है, उसको कलर देने के लिए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, आपने देखा वो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में हमें क्या दिखे, तो हम उसके न्यूक्लियस को कलर देने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं। इसीलिए उस पर पहले आयोडीन डाल के हम उसे सुखा देते हैं, सुखाने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे सेल है, कैसे उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट करना यही बता रहा है कि हमने प्याज लिया, बल्ब ऑफ अनियन लिया, उसके ऊपर कैसे छिलका उतारा, ठीक है, पर्टिकुलर अलग किया, फिर फोर्सेप्स की मदद से उसे अलग करके हमने माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद हमने उसे बड़ी केयरफुली अच्छे से लगाया, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई, कवर स्लिप लगा के उसको उसके अंदर बबल ना हो ऐसे रख दिया, फिर उसके अंदर से निकाला, उसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमें ऐसे कलर के डब्बे देखने को मिले। किसके अंदर, अनियन सेल के अंदर। ये देखो सेल्स ऑफ अनियन पील, ये ऐसे ऐसे डब्बे देखने को मिलेंगे। आपको कैसा कलर देखने को मिलेगा, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर देखने को मिलेगा, समझे। हुआ क्लियर। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, हमने खुद ने भी देख लिया कि हमारी सेल कैसे दिखती है। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये मैं पढ़ा चुकी, तो बता सकते हैं मैंने क्या बताया था। प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, सबसे पहले ये बता दो। हाँ जी बिल्कुल सही बोले, पर्किंजर जी ने। इन्होंने क्या बताया था, अब ये देखो प्रोटोप्लाज्म होता कैसे, सबसे पहले ये बताओ आप लोग,
कोई बता सकता है मुझे? मैं बता के आई हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? चलो मैं बताती हूँ, कोई नहीं। ये क्या होता है? ये कंटेंट होता है, कोई भी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लिविंग सेल के अंदर, जिसके अंदर क्या आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो क्या बना रही होती है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म। समझे? प्रोटोप्लाज्म यूजुअली किससे डिफरेंशिएटेड हो? यूजुअली उसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मैंने यही बात बोली थी, कोई भी लिविंग सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मैंने आपको याद हो तो एक डायग्राम बनाया था ऐसे और कहा था ये न्यूक्लियस होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। समझे? है ना? समझे? प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म को हम फर्दर किस चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म। बस वही सिंपल सी बात है, बस इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने कहा था इन चीज का बना हुआ है, तो इन चीज का बना हुआ है तभी तो हम इसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या वर्ड आता है? जीन। ठीक है, जीन क्या होता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाली चीज क्या होती है हमारे पास? जीन। अब देखोगे आपके पेरेंट्स अब बहुत बार नहीं बोलते हैं, हाँ उसके जीन उससे ज्यादा मिलते हैं इसीलिए उसकी शक्ल उस जैसी है। मतलब बहुत से बच्चे होंगे जिनकी अपनी मम्मी जैसी शक्ल होगी, बहुत से बच्चे होंगे जिनके उनके पापा जैसी शक्ल होगी, है ना? तो वो भी बोलते हैं हाँ उनके जीन आए हैं। तो वही जीन क्या होते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। जीन ही बेसिक अपने आप को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिससे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, शेप, कलर सारी चीजें डिफाइन होती हैं। समझे? तो जीन क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाली चीज हमारे सेल के अंदर क्या होती है? जीन। क्या होती है? जीन। जीन ही हमारे पास अब बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तभी हम बोलते हैं कि उनका बच्चा उनके पापा से मिलता है। तो वही बोला गया है, जीन क्या होती है? इनहेरिट किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। वो डिटरमाइन करते हैं कि कैसा उसका ट्रेट होगा, बोले कैसे उसके फीचर्स होंगे, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो नया ऑर्गेनिज्म बना। क्या कौन डिफाइन कर रहा है? जीन। सबसे पहली चीज क्या देखोगे? जीन क्या है? एक तरीके की हमारे पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाली यूनिट है। और बेसिकली आप देखोगे कि यही जीन्स ही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाकर बताते हैं कि हाँ मैं ये ऐसे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करके उसको ऐसा दिखाऊंगा, उसके ऐसे फीचर्स होंगे। समझे? हुआ क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि जनरली जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चे क्या करते हैं? अपनी जो एग्जैक्टली वही बात बोली गई। देखो जीन्स कैरी होते हैं कहाँ से? पेरेंट्स से बच्चे में। इसीलिए आप देखेंगे बच्चे लगभग अपने पेरेंट्स जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरली आप देखेंगे जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का बना हुआ होता है जीन, है ना? डीएनए का। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर किसका बना हुआ होता है? आरएनए का। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक इन्होंने दे रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस, मेनली वायरसेस। वैसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर आरएनए का बना हुआ होता है। तो जीन्स किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हम फर्दर न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, तब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डीएनए, वही आ गया डीएनए। क्या बोलता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है। समझे? किसका? न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है। अब इधर नेक्स्ट आती है आरएनए। आरएनए भी पॉलीमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। बोलोगे मैम ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, आपने बस इनकी बस जो इनको फुल फॉर्म है वो चेंज कर दी, और डिफरेंस क्या हुआ? देखो इसने क्या बोला? राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि डीएनए क्या है? डीऑक्सी। डी मतलब निकाल देना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो ऐसे राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं उन्हें डीएनए बोलते हैं। तो लेकिन वो है तो एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड ही, इसीलिए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं दोनों, आरएनए और डीएनए।
बस डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बजाय कि आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझे, हुआ क्लियर? नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। हाँ, सबसे पहले आप देखो कि आपने जीवन में आपने देखा है कि मैंने बोला कि वायरस होते हैं वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, तो हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले बेसिकली हमने बांट दिया कि कोई भी चीज़ है या फिर तो वो सेल की बनी हुई है या फिर सेल की बनी ही नहीं हुई है, तो हम बोल देते हैं सेलुलर या फिर ए सेलुलर। ए सेलुलर में वायरसेस आ जाते हैं, कुछ प्रायोन्स आ जाते हैं और अदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हमें मेन किसको पढ़ना है, सेलुलर को पढ़ना है। अब आप देखोगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उनको दो पार्ट में बांटा है, वही मैंने बोला, क्या बोला, नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर। नॉन सेलुलर भी बोल सकते हैं आप, ए सेलुलर भी बोल सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं, दे डू नॉट कंटेन एनी सेल, इनके ये कोई सेल के नहीं बने हुए थे, इनकी बॉडी कोई सेल की नहीं बनी होती। जिसका एग्जांपल क्या है, वायरसेस का। जैसे कि वायरसेस के अंदर क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती है, इसीलिए लाइफ जैसे फीचर्स शो ही नहीं करते हैं। बेसिक लाइफ की यूनिट कौन है, सेल है। तो अब सेल ही नहीं है तो वो लाइफ जैसे फीचर कैसे शो करेगा, इसीलिए इसी ए सेलुलर या फिर इसे स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे कि क्या बोला इन्होंने कि ये लिविंग बॉडी के अंदर आकर, अब जैसे कि क्या था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, इसके अंदर सीधा, अब ये बाहर होते हैं तब तक तो ये जिंदा से फील नहीं हो रहे होते हैं, इनके अंदर ये होता है मटेरियल, इनका न्यूक्लिक मटेरियल ना, न्यूक्लियस मटेरियल। ये क्या होता है, जैसे ही एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके अंदर ये अपना छोड़ देता है, अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है वायरस अपना मटेरियल छोड़ने के बाद जो खुद सेल का था उससे इसका गंदे वाला मटेरियल जाके जुड़ जाता है वायरस का मटेरियल, फिर बाद में ये उसकी सेल को ही क्या कर लेता है, राजा बन जाता है उधर, और फिर फर्दर ये डिवाइड होना शुरू होता है। बट बेसिकली देखें तो वायरस एक तरीके की सेल नहीं है, इसीलिए इसे एसेलुलर बोला जाता है। समझे कि नहीं? अब हम पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किस चीज के बने हुए होते हैं, या तो एक या फिर मोर देन वन सेल्स के। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फंगस, ये सभी क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम फर्दर सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने ऑर्गेनिज्म लिया, एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया सेल के बेसिस पे कि सेल प्रेजेंट है कि नहीं, तो हमने डिवाइड किया कि वो सेलुलर है या फिर ए सेलुलर है। फिर हमने सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहा कि वो नया नया एडवांस वाला है या फिर थोड़ा पुराना प्रिमिटिव पुरानी सोच का है। पुरानी सोच वाले कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, बजाय कि नए वाले कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक। समझे? ये हो गए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने फिर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया उनकी सोच के अकॉर्डिंग, मतलब वो कैसे काम कर रहे हैं, नए तरीके से या फिर पुराने तरीके से, ये मैंने नॉर्मली क्लासिफाई किया है। चलो अब देखते हैं। अब ये बताता है दो तरीके के होते हैं मेनली सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स, मतलब उतनी अच्छे से सेल नहीं बनी हुई है जितनी अभी नई वाली सेल्स बने होते हैं। तो प्रिमिटिव तरीके के होते हैं, पुरानी सोच के होते हैं एक तरीके से, समझ रहे हो? तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, बजाय कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर 3 बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेल के। जो बेसिक स्ट्रक्चर सेल के प्रेजेंट होने चाहिए वो सब उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बस एक चीज नहीं होती है, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके न्यूक्लियस के अराउंड नहीं होते। अब मुझे ये बताओ बेसिक 3 स्ट्रक्चर क्या है सेल के, कोई बता सकता है? बिल्कुल आसान है। तो पहली चीज क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, दूसरी चीज क्या होती है, न्यूक्लियस, तीसरी चीज क्या होती है, साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या फिर प्रिमिटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर की मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, समझे?